बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुल्क की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गई है, और ड्रामाई सूरत हाल की जब मैं बात करती हूँ तो वो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक्शन और ड्रामा नजर आ रहा है क्योंकि मुदाखलत के बाद जो है वो धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अभी 2-4 दिन की बात है कि हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने शोज के अंदर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने ये शिकायत की और खत के जरिए शिकायतें की कि भाई एक एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से जो है वो मुदाखलत हो रही है जुडिशरी के मामलात में, फैसले लेने के हवाले से। और अभी ये तूफान थमा ही नहीं था कि हमने देखा कि मुल्क भर के जितने भी जजेस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं पर भी वहां से धमकी आमेज खतूत की जो है वो बाज़गश्त हमें सुनाई दी। मजीद इसको इंक्वायर किया गया तो पता चला कि खत नहीं, लिफाफे हैं। और वैसे तो लिफाफे पैसों के हवाले से ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन हुआ ये कि जो एक जज साहब हैं उनके स्टाफ ने वो लिफाफा खोला तो पता चला कि उस लिफाफे के अंदर कोई इनविटेशन या कुछ और नहीं बल्कि कुछ पाउडर नुमा चीज थी। और बस फिर क्या था, फिर तो दास्तान एक रकम हो गई। और दास्तान ये रकम हुई कि उस पाउडर से आंखों में सूजन हो जाती है, धुंधला धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें कि जिस तरीके से चंद दिनों के वक्फों से मुदाखलत होना और फिर उसके बाद लिफाफों का मिलना, लिफाफों के अंदर एक ऐसा जहरीला पाउडर होना जिससे इंसानों के जो अज़ा हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, नजर इफेक्ट हो सकती है। तो इसने अपने आप में बहुत ज्यादा सवालात उठा दिए। दूसरी तरफ अगर हम अपने मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, अगर हम जुडिशरी की बात करें, तो वहां पर भी हमें एक नई एग्जाम्पल सेट होते हुए नजर आ रही है। ज्यादा देर की बात नहीं है, चंद महीने पहले तक जब इस मुल्क के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हुआ करते थे, या इस मुल्क के चीफ जस्टिस जब काजी फायज ईसा साहब नहीं बने थे, तो तब हम देखते थे कि कोई भी जो पिटिशनर होता था, कोई भी प्ली लेकर के आता था, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी जुडिशरी से, तो वो हमेशा ये कहते थे कि ऐसा करें आप फुल कोर्ट बना दें। लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता था, अपनी मर्जी के बेंच बनाए जाते थे, पिक एंड चूज करके बनाया जाता था। कभी कभी एतराज भी होता था उन बेंचेस पे कि ये तो बहुत ही एकतरफा बेंच है। लोगों को पता भी होता था, यानी पॉलिटिशियंस ये एज्यूम भी करते थे और प्रिडिक्ट भी करते थे कि भाई ये बेंच है तो उसने यही फैसला देना। लेकिन जो जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब से मांगा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है, काजी फायज ईसा साहब उस मुतालबात पर पूरे उतर रहे हैं। जैसे कि 6 जजेस को जो शिकायत थी उनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन का कहा गया इनिशियली, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ एंड द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। लेकिन फिर हमने देखा कि जब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को उसके ऊपर एतराजात हुए, जिसकी भी एक स्टोरी है, उसको उन्होंने सू मोटो में कन्वर्ट किया। और फिर अब ये इंडिया दिया गया है कि हो सकता है कि आइंदा समात में फुल कोर्ट बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा रहा है। नॉट टू फॉरगेट कि जो पूरे पाकिस्तान में जहर की बातें फैल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जजेस तक, जजेस के जो स्टाफ है उनको लिफाफों के अंदर कुछ जहरीली पाउडर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बात बुशरा बीबी तक भी दोबारा पहुंची है। और कहा यह जा रहा है, बल्कि इमरान खान साहब ये खुद कह रहे हैं और वो रिपोर्टर्स को बताते हैं कि भाई बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। वो तो कहते हैं कि आर्सेनिक का जहर है, लेकिन जो बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि भाई उनको जो है हार्पिक, वही टॉयलेट क्लीनर जो है, उसके 3 कतरे किसी चीज में मिला करके दिए जा रहे हैं। अब कौन इतना जहर फैला रहा है पाकिस्तान में, कौन अवाम के जहनों में इतना जहर फैला रहा है? मुदाखलत के बाद ये धमकियों की जो सदाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? हम इसी चीज को आज की इस छोटी सी नशिस्त में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिन्हाज साहब ने, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। और मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर हमायूं मेहमन साहब ने, ताल्लुक इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का ज्वाइन करने के लिए। मैं मेहमन साहब आपसे शो का आगाज करना चाहूंगी। हालात जो हैं वो बड़े ही ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गए हैं, जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाई में भी बात की थी। और उसकी वजह यह है कि मुदाखलत के बाद हमें धमकी आमेज खतों का जो है वो सिलसिला ना रुकने वाला शुरू होता हुआ हमें दिखाई देती है। सर क्या है, कौन है जो कि धमका रहा है, कौन है जो ये खत भेज रहा है, ये या लिफाफे भेज रहा है जिसके अंदर पाउडर भी है, कोई अजीबो गरीब किस्म के साइन भी हैं? डराने का मकसद क्या है, बेसिकली मोटिव क्या है इन सारी चीजों का? ये करना बदो ये करना सही। देखिए, मैंने नहीं पता कि उस खत के अंदर लिखा क्या हुआ है, मैंने वो नहीं पढ़ा ना, मुझे उसको मतलब मुझे कहीं से मेरी नजर से गुजरा हो तो मैं ये बता नहीं सकता। देखिए, सिंपल सी बात होती है, पाउडर अगर वो एंथ्रेक्स होता ना तो जिसने भी खोला होता तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती।
ठीक है। सो इसका मतलब है वो एंथ्रेक्स नहीं होगा, वो कुछ भी चीज हो सकती है, कोई इरिटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंथ्रेक्स द मोमेंट यू ओपन इट, इट शुड मेक अ प्रॉब्लम फॉर हुएवर हैज इनहेल्ड इट, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉब्लम तो हुई ना, वो जो जज साहब का जो स्टाफ है जिन्होंने वो लिफाफा खोला तो उन्होंने कहा मेरी आंखों में चुभन हुई, आंखों में सोजिश हो गई, धुंधला सा नजर आना शुरू हो गया। प्रॉब्लम तो हुई, कंटिन्यू कर लें। चले वो देखिए एंथ्रेक्स के जो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स जो बाद ही आएंगे ना, तो वो तो देख लेते, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग विच हैज टू बी टेकन लाइटली। एंथ्रेक्स इज अ वेरी डेडली एंड यू नो उसके आज से प्रॉब्लम आ जाता है, आगे मसले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एनीवे द पॉइंट इज कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखिए एक चीज ये है कि अगर हम लोग ये देख लें कि जो कंप्लेन हुई है वो कंप्लेन क्या हुई है, वो सिंपल कंप्लेन ये हुई है कि एक चंद जजेस ने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जस्टिस सदीकी साहब ने वो कंप्लेन की थी, लेकिन जस्टिस सदीकी साहब का तरीका फर्क था। उन्होंने बजाय कंप्लेन लिखने के उन्होंने एक किसी फंक्शन में उन्होंने तकरीर में ये सारी बातें कही, ठीक है। इन लोगों ने बनिस्बत वो जाने के इन लोगों ने एक ऑफिशियली एक लेटर लिखा। अच्छा, ये लेटर आज नहीं लिखा, ये लेटर इन्होंने पहले सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो उनके बड़े हैं, जो हाई कोर्ट के सबसे बड़े हैं, वो जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ऑफ द हाई कोर्ट, उनको लिखा। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने दोबारा लिखा, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर ये उस वक्त के ये मेरे ख्याल में मई 16 2023 में ये चीफ जस्टिस साहब से मिले, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब से मिले और उनको इन्होंने बताया कि ये मसला है। और उस वक्त जो प्यूनी जज थे वो भी उनके साथ थे, उनको भी बताया। तो इसका मतलब है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनको पूरी तरह इल्म था कि क्या था, क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं और मैं जिस दिन चीफ जस्टिस बनता हूं और मुझे पता है कि मेरे बाज उस जगहों पे इस किस्म की चीज हो रही है, तो मैं सबसे पहले उस इशू को उठाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, तो उसका तो मैं कोई नहीं कह सकता। दो तीन बातें हैं। नंबर वन, उन्होंने कहा है कि 2 कैमरे निकले, वो कैमरे सबूत है। उन्होंने कहा एक बंदा गायब हुआ था, वो बंदा भी गायब हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब ये एज अ तरीके इंसाफ मुझे ये चीज क्लिक करती है कि जब मैं देखता हूँ इस दौरान में जो केसेस हो रहे थे, उन केसेस को जब मैं देखता हूं तो वहां पे जिस तरीके से लेट्स से तोशाखाना का केस कंडक्ट कराया गया एक जज ने, वो कंडक्ट ऑफ दैट वो क्या कह सकते हैं, वो जो केस था वो थ्रू प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। फिर हमने देखा साइफर केस जिस तरीके से हो रहा था, उसके अंदर आप सोचें कि एक आप डिफेंस वालों को इजाजत ही नहीं दे रहे कि वो जिरा कर सके डिफेंस के बेसिस पे, आप उनको कमरे से बाहर निकाल रहे हैं। फिर जिस तरीके से हमने इद्दत केस में देखा कि जिसमें औरत की गवाही असल होती है, आप उसमें एक मर्द की गवाही ले रहे हैं, उस मर्द की गवाही ले रहे हैं, वो भी 6 साल बाद उसको याद आया, और हालांकि वो एक दफा इसमें पहले बयान दे चुका है। तो जब हम इन सब चीजों को सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है। अच्छा, अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। एक सेकंड, बिल्कुल दूसरे तरीके से जरूर देखिए मेमन साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एक अपना आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहूंगी। बल्कि एक दूसरा तरीका अगर मैं आपको दिखा दूं तो जितनी देर मैंने आपको सुना है उससे आधी टाइम अगर आप मुझे दे दें तो सर, मसला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल तो उठाया कि जजेस ने खुद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये सवाल ही उठाना था ना कि भाई हर जज का अपना एक इख्तियार होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कैमरास का जिक्र किया जिस तरह से खत में लिखा हुआ है, लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि जो कैमरास हैं ये एजेंसियों ने ही लगाए हैं? भाई कोई भी लगा सकता है, जो कि उनके घर का ख्याल रख रहा होगा, जो भी ऑफिसर उनको लुक आफ्टर कर रहा होगा वो भी तो लगा सकता है। वी डोंट नो ना कि कैमरास किसने लगाए, इससे ये तो साबित नहीं होता। आपने कहा बंदे गायब हुए, बंदे किसने गायब किए, दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड एंड दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर ना कि किसने गायब किए। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि उन्होंने एक डीसी को सजा सुनाई तौहीन अदालत के अंदर। धमकी या दबाव देने पर किसी ऑफिसर को तलब क्यों नहीं किया गया, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उसको बुलाते हैं कटहरे में, उससे पूछताछ होती है और तमाम मीडिया उसके ऊपर बात करता है कि भाई जज साहब ने ये पूछा, आगे तो उसने ये जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे? Why the judges themselves are not exercising their individual power? देखिए, इसमें ये है कि ये आप सवाल जरूर उनसे कर सकते हैं कि क्यों नहीं किया, लेकिन आप ये मत कहें प्लीज। मैं देखें, लेट्स नॉट
टेस्ट क्या कह सकते हैं IQ ऑफ अ कॉमन पीपल, ठीक है। कि आप मुझे ये कहें कि यार हुमायूं आप भी जाके कैमरा लगा सकते थे, या महविश भी लगा सकती थी, या मुश्ताक मिन्हाज साहब लगा सकते थे। देखिए ये कैमरा वैमरा लगाना, इस तरह की चीजों में लगाना, ये हर एक नहीं कर सकता, ये कोई ना कोई करेगा। और अगर फर्ज करें हाई कोर्ट के अंदर ही कोई लोग कर रहे हैं तो वो भी किसी टेक्निकल बंदे से मदद लेकर करेंगे। अब जनरली स्पीकिंग ये है कि ये सारी चीजें वो हैं कि जिनके पास ये होती है वही करते हैं, और फिर वही आपको पता है कि वो वीडियो भी यूज होती हैं और होती रही हैं, पाकिस्तान में ये होती रही है। अब दूसरी बात आ जाती है कि बंदे गायब करना। देखिए बंदे गायब करना आपका और मेरा काम नहीं है। बंदे गायब करना ये जो हो जाते हैं ये पुलिस भी नहीं करती है, ठीक है। जनरली हमें पता है कि पुलिस अगर बंदे उठाती है तो वो कहीं इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन बंदे का अगर किसी क्या कह सकते हैं थाने में या किसी जगह पे कुछ ना हो तो वो जनरली वो प्रिज्यूम किया जाता है, एंड 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स या ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स वी ऑल नो कि वो किस वजह से होता है। अब क्या उसका प्रूफ होता है या नहीं होता वो एक जगह है। अब दूसरा सवाल आ जाता है, क्या इस किस्म की चीजें, क्या इस किस्म की प्रेशर पहले कभी था? मेरे ख्याल में हमेशा से था। भुट्टो का केस भी उसी तरीके से था, ये भी उसी तरीके से, सारे इसी तरीके से थे। तो अगर हम इसको हम शायद ये समझे कि इस तरह कभी हुआ नहीं था तो वो भी गलत है। अब सवाल आ जाता है, उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी, उन्होंने ये कहा है कि यार इस तरह हमारे ऊपर आता है और आई एम श्योर हुआ भी होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो ये कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है। उन्होंने आगे अगर आके कहा नहीं है तो उन्होंने ये जरूर अपने प्राइवेट मीटिंग्स में या उन जगहों पे हर एक कहता है कि ये प्रेशर्स आ रहे हैं। अब अगर उन्होंने एडमिट नहीं किया तो ये याद रखें कि दैट डजंट मीन कि प्रेशर है नहीं, या उस तरफ से उन इदारों की तरफ से प्रेशर आता नहीं है। ये आपको एग्जैक्टली, एंड इट आल्सो डजंट मीन, सॉरी टू कट यू मेमन साहब, इट आल्सो डजंट मीन कि प्रेशर आ रहा है और उन्हीं इदारों की तरफ से आ रहा है। इट इज वाइस वर्सा सर, इट इज लाइक विद आइदर साइड। पॉइंट आ गया। मैं मुश्ताक साहब के पास जाऊं जी। अब आपको एक आखिरी बात है, देखिए सिंपल ये है कि अगर मैं ब्यूरोक्रेसी हूँ, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, ट्रस्ट मी, जज गवर्नमेंट से नहीं डरता, उसका प्रेशर नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, ले नहीं सकता, चाहे वो कमिश्नर सर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मेमन साहब फिर बात लंबी हो जाती है। मुझे मुश्ताक साहब के पास भी जाना है, उनका भी जरा सुन ले। आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निकली जो मुझे पता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जजेस को तो किसी से भी डरना नहीं चाहिए। क्या हुकूमत, क्या ऑपोजिशन, क्या एजेंसी, किसी से भी नहीं, जज को तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए, मेरे से नहीं डरना चाहिए, आपसे नहीं डरना चाहिए। उसने तो फैसला आइन कानून की रोशनी में देना, जो सबूत है उसके सामने देना। इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं, कभी प्रेशर हैंडल करना है, राइट। सर मैं ऐसे मुश्ताक साहब के पास जाऊं, फिर मैं आके आपका मैं रिबटल दोबारा सुनती हूँ। जरा मुश्ताक साहब भी जाहिर बात है कुछ वैसी बातें करेंगे जो मुझे इतना पता है कि वो आपके मतलब की तो नहीं होगी। तो जरा मुश्ताक साहब को सुन लेते हैं, फिर वापस आके आपके साथ हम बात मुकम्मल करते हैं। मुश्ताक साहब, मेरा तो पहला सवाल ये है कि हम जिस दौर में बैठे हैं आज, जिस तारीख में मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप स्काइप पर, मैं स्काइप पर, मेमन साहब स्काइप पर, वाईफाई, इंटरनेट, इन सब का इतना हम इस्तेमाल करते, इतना खुला इस्तेमाल करते कि फोन के बगैर, वाईफाई के बगैर, इंटरनेट के बगैर हम लोग को सांस नहीं आता। ये जमाने में कौन है ये आउटडेटेड लोग जो कि आज भी खतों किताबत के अंदर यकीन रखते हैं? कौन है इतने बदजौक लोग? मैं जो आपके सवाल की तरफ बाद में आता हूं कि ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नामाबाद, तो आपको पता है शुरू से ही बड़े यानी वो इन रहे हैं मार्केट के अंदर, और उनके ऊपर तो बड़ी गजलें, बड़ी यानी बातें लिखी गई हैं कि कासत के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो लिखेंगे जवाब में। तो वो इस तरह की चीजें तो काफी इससे पहले भी हमने सुनी, और धमकी में खतूत भी जाते रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं अपने फाजिल दोस्त जो PTI से हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वो जो हिस्ट्री शुरू करते हैं ना, हमेशा मुझे हमेशा उन पे एतराज ये रहता है कि वो ये समझते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कोई 2018 से शुरू हुई और उससे पहले पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, सारी चीजें बेहतरीन थी। इनको नहीं पता चलता कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कैसे गिराया गया। कभी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि उससे पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना प्राइम मिनिस्टर गिलानी को भी हटाया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी हटाया, इन्हीं अदालतों से, इन्हीं अदालतों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी। लेकिन वो चीजें इसलिए नहीं करते कि दानस्ता वो छिपा देते हैं और कहते हैं कि जी आजकल तोशाखाना का जिक्र करते हैं, साइफर का जिक्र करते हैं, इद्दत वाले केस का जिक्र करते हैं कि जुल्म और जबर जहां पर हुआ है। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि ये एक चीज होती है, तो इन्हें अदालत का एक इख्तियार होता है और ये हर जज के पास होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जज को कमजोर नहीं,
जो बानियान आइन थे, दस्तूर थे, उन्होंने जज को इसीलिए एक इख्तियार दिया है कि जब आप महसूस करें कि कोई बंदा आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई आपके इख्तियारात को चैलेंज कर रहा है, कोई आपने जो फैसले किए उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, 199 के तहत तो आप फौज को बुला सकते हैं। अगर किसी आपको महसूस हो कि जी फलां चीज जो है ना नहीं हो रही फैसले पर, तो आप आर्मी को तलब कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जज को कोई है। लेकिन मेरे ये दोस्त भूल जाते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये बात कही है, जज ने चले लिख के कही है या किसी फंक्शन में कही है, जज तो आपको पता है बाथरूम में भी जज ही होता है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ पर आपकी कोई हैसियत कोई सानवी थी है, जब अदालत में बैठेंगे तभी आप जज हैं, चलते फिरते भी जज है। और उस वक्त बेनश आप देखें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बात की तो उसके साथ हशर क्या किया गया, हशर यह हुआ कि उसको उसके ओहदे से अलग करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो है ना वो की गई। आज तो ये जज चिट्ठी लिखते हैं तो वहां से जो कहते हैं कि हम तामील की सदा आती है, लब्बैक की आवाज आती है सुप्रीम कोर्ट से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, कमीशन चाहिए, कमीशन बन गया। अगर कमीशन वाले ने उसके ऊपर एतराज हुआ तो उसने माजरत कर ली, फिर क्या हुआ कि जी सो मोटो एक्शन लेके उनकी बात सुनी गई, उनके ऊपर सारी बातें हो रही हैं, पूरा बुल। और खास करके हमारे पीटीआई के साथी आज बात कर रहे हैं, जजों की एक एक अदा के ऊपर बात कर रहे हैं कि हाई जी उनके ऊपर कैमरे लग गए, उनके ऊपर बातें हो गई, उनको किसी ने थ्रेट कर दिया, उनको बड़ी परेशानी कर दी किसी ने, लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही फर्ज है कि उन जजेस को बचाएं, वरना जो अदलिया खत्म हो जाएगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? खुदा का नाम लें, मैच्योरिटी का सबूत दें। जज के पास मैं कहता हूं सिविल, ये आपको याद नहीं है एक इमरान खान ने बढ़त लगाई, लेकिन आपको पता रोजाना कहते थे ओए आईजी, ओए चीफ सेक्रेटरी, ओए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओए कमिश्नर मैं तुम्हें ये कर दूंगा। एक छोटे से जज के ऊपर, एक छोटी खातून जज थी, उसके बारे में ये एक आवाज उसके ऊपर भी लगाई थी। उसने आगे से तौहीन अदालत जब ठोकी तो इस तरह हाथ बांध के वो बड़े बड़े शोरमा जो लाखों के जलसों में खड़े होकर कहते थे कि पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हम बदमाशी से करेंगे, हम किसी आइन और कानून को नहीं मानेंगे, हम बंद कर देंगे, हम लाहौर बंद कर देंगे, हम पेशोर बंद कर देंगे, हम इस्लामाबाद बंद करके तो वो फैसले करते थे। शाम को जाकर दूसरे दिन जाके उन्होंने आंख बांध के एक जज को कहा, ये जज की ताकत होती है। वहां पर माफी मांगी उन्होंने, इमरान खान ने माफी मांगी, उस जैसे फरौन ने माफी मांगी। तो आप खुद सोचें, एक जज इतना, वो भी हाई कोर्ट के एक नहीं, एक दो नहीं बेने 6 जज, 6 जज वहां पर बैठ के अपना बेंच बना लेते ना, चीफ सेक्रेटरी के आए हम सुनते हैं, फिर आपको जिसने कैमरे लगाए बुलाते, फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसी उसके चीफ्स को बुलाते और कहते कि आप पहले काम ये करेगा, नहीं तो हम पता करके आपको देंगे। किसने ये? आपकी बातें बिल्कुल ठीक है मुश्ताक साहब, मैं बिल्कुल आपकी बातों को समझ रही हूँ। आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आपका एक्सपीरियंस भी है, सिर्फ एंकरिंग में, रिपोर्टिंग में और जर्नलिज्म में नहीं, बल्कि सियासतदान के तौर पर भी। लेकिन सर फिर आखिर सवाल तो ये उठता है ना कि फिर ये आखिर क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के साथ? इसका मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे अलाउ करें, छोटा सा ब्रेक ले लूं, वापस आती हूँ तो मुश्ताक साहब मैं आप ही से डिस्कशन का आगाज करूंगी कि देन द पॉइंट इज कि व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मौजूद है मेरे साथ वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिनाज साहब एंड सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब। मुश्ताक साहब, वही जो हम कंटिन्यूटी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि क्यों हो रहा है ये, किसको फायदा है इसका, और साथ ही साथ इस चीज को जोड़ लीजिए कि जो ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं, उन्होंने आखिर इनकार क्यों किया? उन्होंने भी तो एक वो ट्विस्ट दिया ना पूरी की पूरी सिचुएशन को, वरना तो बड़े आराम से कमीशन बन जाता और अभी तो उस कमीशन ने अपना काम भी शुरू कर देना था। देखें जी, कोई शरीफ आदमी जब इस तरह की गंद आप फैला दें, और जब एक कमीशन का ऐलान हुआ तो आपको पता है कि एक खास जमात के जो है ना वो वकला ने, खास जमात ने और सब ने मिल के इतना प्रेशर डेवलप कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। वो खास करके बेचारे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की पिछली कोई जिंदगी बेचारे जो उनके खानदान के बारे में कि ये थे, ये एक नई एक तूफान बदतमीजी जो है ना बर्पा हो गया। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में कोई शरीफ जिलानी साहब ने ये जो आप मौक़िफ़ बता रहे हैं और जो कि चल भी रहा है मौक़िफ़, ये इस मौक़िफ़ की तायद नहीं की है। और अगर इस मौक़िफ़ को सामने रखा भी जाए सर फॉर दैट मैटर, तो फिर तो पता चलता है कि तसद्दुक़ साहब तो बिल्कुल भी इसके लिए सूटेबल नहीं थे कि अगर वो पीटीआई का प्रेशर ही नहीं ले सके और पहले बैकआउट कर गए। लेकिन सर उन्होंने ये चीज नहीं की, उन्होंने कहा कि नो इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेशर। उनको टीओआर पर एतराज था सर। जी सर।
टीओआर पे एतराज तो बात की बात है ना, जब आप एक जज के कमीशन के ऊपर वो सरबराही को कबूल करते हैं, फिर उसके ऊपर आपको कैटेगोरिकली आपने मुस्तरद कर दिया ना। देखिए अभी उसने काम शुरू ही नहीं किया, टीओआर पे अगर उसको एतराज था तो टीओआर दुरुस्त की जा सकती थी, यानी इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी ना। टीओआर कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है, आपने जो उन्होंने मांगा था हमने दे देना था। हमने तो सिर्फ ये चीजें निकालनी थी कि जनाब ये 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक बात हुकूमत के सामने लाई है, चीफ जस्टिस को खत लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में जो है पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ, तो आप आए हमें करके बताएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिनिश वो कोई तहकीकाती अदारा नहीं है, ना वहां पर तहकीकात हो सकती है, ना कोई एविडेंस हो सकता है। कमीशन तो एक एक चीज एक एक सबूत के साथ अपनी चीज भेजती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बारी आती कि वो उस सबूतों की रोशनी में, कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वो फर्दर कोई काम करते। सुप्रीम ये जो कहते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, इनको आदत पड़ गई है, इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक सुप्रीम कोर्ट से बगैर एविडेंस के किसी किसके उसको उड़ा फेंक दिया पहली तरफ। अब ये चाहते हैं कि दोबारा उसी सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बने। अरे भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट एविडेंस को वहां पर ना उनके पास कोई वहां पर मैकेनिज्म है, ना कोई तरीकाकार होता है। आईन और कानून में ये ट्रायल कोर्ट करती हैं, ये एविडेंस सारा कलेक्ट करती हैं, कमीशन करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना बड़े पैमाने पे जाके ये तो या अपीलें सुनते हैं या सो मोटे सुनते हैं, मोटी मोटी। ये अभी भी सुन के भी क्या करेंगे, मैं आपको आज बताता हूँ क्या होगा। ये बेशक आप फुल कोर्ट बना लें, फुल कोर्ट बनाने के बाद कहेंगे जी ये हमारे पास मवाद आया, ये चिट्ठी है, ये चीजें हम दोबारा इस्लामाबाद की किसी हाई कोर्ट के सेशन जज को कह देंगे या किसी हाई कोर्ट के जज को कि आपकी सरबराही में एक कमीशन बनाते हैं, आप हमें डिटेल रिपोर्ट बनाएं। यही होगा, अल्टीमेटली यही होगा। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कोई ऐसे नहीं चीज होगा तो वही नहीं सर, होगा वही जो पीटीआई वाले कहेंगे। मुझे अलाउ करे जरा, हम मेमन साहब के पास जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्या होगा आगे। सेनेटर मेमन साहब, आपने पीटीआई वाले तो जो फिर मजाजे यार में आए, हम तो क्या कर सकते हैं, फिर उनके साथ तो हमारा वो डाटे लोग। सुन तो लेना सर, अभी क्या होगा अभी आपको फौरन में बताएंगे, देखिए, और इतनी एग्जैक्ट खबर देंगे। मेमन साहब, आप लोगों ने खुद मांगा, आपको मिल गया, आप फुल कोर्ट मांग रहे हैं, उसका भी इंडिया दे दिया गया है। आई थिंक सो बाय द टाइम वी एंड आवर शो, सूनर और लेटर, लग रहा है कि बात जो है वो फुल कोर्ट तक की जाएगी। तो सर अब आपको और आगे क्या चाहिए, क्या चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप लोग के लिए क्या करे? और देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं एक चीज भूल गया था। वो आपने कहा था ना कैमरे सिर्फ वही लगाते, आप बिल्कुल सही कहते, कैमरे सिर्फ वो नहीं लगाते। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कैमरे एक और टीम भी लगाती है, और वो है मरियम नवाज की टीम, क्योंकि उनके पास बड़ी वीडियोज हैं और उन्होंने ओपनली कहा हुआ है कि हमारे पास जजों की बड़ी वीडियोज है। तो मे भी ये उनकी टीम ने लगाए हों, और मे भी वो इस किस्म से ब्लैकमेलिंग के तरह से करते हैं। उन्होंने पहले भी किए, आइंदा भी करते रहेंगे। सो सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। उस जगह पे आप बिल्कुल सही थी कि खाली वो लोग नहीं करते। अब आ जाती है दूसरी बात। ठीक है, ये मुश्ताक साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, पर पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मुश्ताक साहब, ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने पहुंचे हुए हैं, कैमरे भी हैं, जरा नोट कर लें। मेमन साहब जरा बात मुकम्मल कर लें, फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है इसको। जी मेमन साहब, कंटिन्यू कर लेना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप उस वक्त मत बात करें, उसके बाद जितनी बातें करनी है मैं खामोशी से सुनता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोग खामोशी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, ठीक है? देखिए, मरियम नवाज ने ओपनली एक उसमें कहा था, और बाद में तौबा तौबा इस किस्म की वीडियोस हैं। तो भाई क्यों देखती हो वीडियोस, ठीक है? और तौबा तौबा करने की क्या बात है? और आपके पास वीडियो कहाँ से आती है? ऑब्वियसली आप खुद ही बना रहे होते हो, खुद ही आपने लगाया होता है, आपकी वो टीम है। अब आ जाती है बात जो मुश्ताक मिनहाज साहब ने बातें कही है, ठीक है? उन्होंने कहा था कि मैंने हिस्ट्री नहीं की। मैंने बिल्कुल कहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र मैंने किया था। मैंने मियां नवाज शरीफ का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि इनकी एक हिस्ट्री है, ये जजों को इस्तेमाल करते हैं रिश्वत के लिए। तारड़ साहब जो चीफ जस्टिस थे वो रिश्वत के लिए इस्तेमाल होते थे, वो जजों को जाके रिश्वत देते थे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्हीं को ये इसलिए प्रेसिडेंट बनाते थे कि जब ये कहीं फंसे तो वो उनको माफी दे और ये मुल्क से बाहर भाग जाए, वो इसलिए बनाते थे। अच्छा, उसके बाद ये जस्टिस कयूम वाली बातें होती थी कि फोन पे हाँ जी की कर ले वो कर ले, तो ये वो लोग करते। अच्छा, जो इनकी बात नहीं मानता था उनके ऊपर ये चढ़ाई करके डंडों समेत सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते थे। तो प्लीज मियां नवाज शरीफ साहब की कम से कम मिसाल ना दें, किसी और की दे दें, मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल ना दें। सबसे ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स, खरीदो फरोख्त, छांगा मांगा, मरी मियां नवाज शरीफ, ठीक है? अब औरतों के ऊपर गलीज चीजें, मियां नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो के और नुसरत भुट्टो के ऊपर मियां नवाज शरीफ।
इस मुल्क के अंदर अगर तबाही आई है जब से मियां नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आए हैं, उसके बाद से ये सारी चीजें आई हैं। आप हिस्ट्री देख लें, आपको पता चल जाए कब से हुआ है। अब दूसरी बात आ जाती है, ये जो देखें, ये जो जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, या आप कहते हैं कि यार उसके ऊपर फुल जस्टिस, आप जाके देखें दो केसेस जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफर हुए थे या जजों के बेसिस के लिहाज से, दोनों के ऊपर फुल कोर्ट था या मैक्सिमम जो अवेलेबल थे उनकी बेसिस पे हुआ था। एक में मेरे ख्याल में जब जस्टिस काजी फायजी साहब खुद थे, उन्होंने भी फुल कोर्ट मंगवाया था, उसमें मेरे ख्याल में 10 जज थे उस वक्त, उनको किया था, एक आध को उन्होंने कहा था कि ये ना बैठे। अच्छा, उसके बाद जब ये जस्टिस सिद्दीकी साहब थे, फुल कोर्ट था। ये जो मैटर है ना, देखिए इसमें ये याद रखें, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। इट इज नॉट हुमायूं वर्सेस महविश या महविश वर्सेस मुश्ताक साहब, तो एक कंप्लेनेंट होगा उसमें, और इसमें वो जो ये जो एक बना रहे हैं ना कि उसके बाद एक अपील होगी, इसमें अपील की जरूरत नहीं होती। इसमें आपने फैक्ट फाइंडिंग करनी होती है। फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ मुश्ताक साहब कि इसमें जजेस जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, उनकी भी एक कमीशन बनाई जा सकती है और वो भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कोई वो दूसरी वाली चीजें नहीं है, वो है ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। और वन मोर थिंग, जो जस्टिस ये क्या नाम है, अपने जिलानी साहब ने जो रिक्यूज किया है, अगर आप उनका लेटर पढ़ ले और उसको फेस वैल्यू पे ले ले। नंबर वन, आज मैं टीवी पे सुन रहा था एक चैनल पे कि उनके घर वालों ने कहा है कि उनको TORs व्हाट्सएप पे बताए गए हैं लॉ मिनिस्टर साहब ने। गुड, अच्छी बात है, बिल्कुल व्हाट्सएप पर बताएं, अच्छी बातें यूज करें, लेकिन वो चीजें यूज करें जो डॉक्यूमेंटेड होती हैं। ये सारी चीजें याद रखें, डॉक्यूमेंटेशन वाली होनी चाहिए। तो व्हाट्सएप इज नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज है। नंबर टू, उन लोगों ने कहा था कि जो TORs बताए थे उस पे जस्टिस साहब एग्री नहीं करते थे। अब ये कहते हैं चेंज हो सकती थी। देखिए, अगर चेंज हो सकती थी इसका मतलब है इनकी नीयत साफ नहीं थी। नंबर टू, जस्टिस ने जो असल चीज लिखी, उन्होंने कहा ये आर्टिकल 209 के तहत नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है खत सुप्रीम कोर्ट को और ये लिखा हुआ है खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनके डोमेन में आता है। इसमें कोई कमीशन बन नहीं सकता। तो वो लीगल मैटर है जिसके ऊपर वो कर रहे हैं और उस लिहाज से कर रहे हैं। एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसर्न, हमने इसलिए इसका जिक्र इन केसेस के साथ कर रहे हैं कि ये जिस जमाने की बात है प्रेशराइज होने की, उस जमाने में ये केसेस थे। मैं तो उस जमाने की वजह से हूं, वरना एज फार एज आई एम कंसर्न, पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये कब हमेशा से हो रहा है। 1990 में जब IGI बनी थी तो वो क्या बनी थी, किसकी बेसिस पे बनी थी, किसके इन्फ्लुएंस? वो वहां पे आपको चीफ ऑफ आर्मी साहब उस वक्त का कह रहा है, उस वक्त का DGISI आपको कह रहा है कि हमने इनको पैसे दिए थे। अच्छा, उस जमाने के अगर आप देखें जो इनके वो थे, ये क्या नाम है, हाशमी साहब थे, उनके अकाउंट से पैसे निकल आए थे। अच्छा, इनके बाकी थे। तो ये सारी चीजें तो रही हैं। और अगर ये कहते हैं कि सब कुछ है, तो प्लीज खुदा के लिए एक दफा आप जरा हिस्ट्री पढ़ ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। 1981 में एक आदमी था, वो रेलवेज की तरफ से ओपनिंग कर रहा था, 0 पे आउट हो गया था। उसके बाद उसके ऊपर क्रिकेट खत्म हो गई थी क्योंकि वो मेरिट पे था ही नहीं। तो उसके बाप ने उसको कह दिया, एक जनरल साहब को कह दिया कि भाई इसको आप पॉलिटिक्स में ले जाओ। That is the start of deterioration of this country. आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। नंबर 2, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना है सेनेटर साहब, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि क्रिकेट का और पाकिस्तान की सियासत का एक अटूट सा ताल्लुक है। बात करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ वेरी हार्ड ब्रेक सर, सो अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, विल रिज्यूम शॉर्टली। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, स्टिल वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद सेनेटर हुमायूं महमूद एंड मुश्ताक मिनहाज साहब। मुश्ताक मिनहाज साहब, मतलब इन्होंने इतना खुल करके आप लोगों की हिस्ट्री और PMLN के बारे में बताया है। मतलब इतने सारे गंदे काम तो उन्होंने आप पर डाल दिए हैं, सारे गंदे काम नून लीग ने किए हैं। वीडियो बनाने हो, गलत क्रिकेट खेलनी हो, गलत सियासत करनी हो, सर जवाब दें भाई। दुनिया जो है ना बेनिश, कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर कोई लंबी बात करने की। दुनिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली की शराफत को भी जानती है, उसकी वफादारी की सियासत को भी जानती है। और पाकिस्तान के लोग एक प्ले बॉय इमेज रखने वाले जो एक इमरान खान नामी एक शख्स है, उसकी तमाम करतूत माजी के जो उन्होंने खेल के मैदान के अलावा उन्होंने वो किए, वो भी दुनिया जानती है।
और इसलिए ये कोई ना बताए कि जनाब एक दूधों का और शहद से धुला हुआ शख्स जो है उठा के उसको वो आजकल अडयाला जेल का जो है ना वो मेहमान है, वो ऐसी बात नहीं है। ये सबसे अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री का अगर गलीज तरीन किरदार अगर तख्लीक किया गया ना, मियां नवाज शरीफ का तो कोई आप कह सकते हैं कि जी वो अगर वो जीरो पे आउट हुआ तो उनका कैरियर खत्म हो गया, तो फिर अचानक किसी नए कैरियर की तलाश थी तो फिर ये यहाँ पर आगे सियासत में क्या। मुझे हैरत होती है डॉक्टर साहब के ऊपर, वो हमारे भाई हैं, मैं उनके ऊपर जातियात पे बात नहीं करता, लेकिन इमरान खान को तो बाकायदा लॉन्च किया गया और उसकी शादी जिस तरह की गई, एक यहूदी खानदान के अंदर शादी की गई, फिर वहां से उसको पाकिस्तान की सियासत में लॉन्च किया गया। हकीम सईद वो कोई मामूली आदमी नहीं थी, बेने खुदा की कसम हकीम सईद की क्रेडिबिलिटी जो है ना, और आपको याद होगा कि यहाँ पे ईदी साहब ने भी आपके सामने वो दुनिया में ये बात कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गए कि वो साजिश हकीम सईद ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा, पाकिस्तान के लोगों ने कहा, और वो किरदार आप पे मुसल्लत किया गया। और ये एक साजिश थी, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की साजिशी किरदार और साजिश का नाम इमरान खान और पीटीआई है। दूसरी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी ये सारा कोर्ट में, एक तैयबा गुल नामी खातून थी जी, जिसने बेचारी ने कंप्लेन की कि जनाब चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद उसको हरासा करता है, उसको बुलाया गया आजम खान ने। आप सोचें प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो खातून ये कह रही है, और उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस का रिकॉर्ड जो है ना बता रहा है कि उसको एक दो दिन नहीं महीनों वहां पे रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक मगवी के तौर पे, उससे सारे एविडेंस इकट्ठे कराए गए। और फिर मकसद क्या था कि जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब थे, उनसे अपने केसेस खत्म कराने, अपने मामला जो है ना उनको क्लियर करना, उनको ब्लैकमेल करके ये सारी चीजें। तो साबित ये हुआ कि ये इमरान खान नामी एक फितना जो है वो एक गलीज किरदार तो था ही था, इखलाकी लिहाज से भी। इसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब, और उसके बाद आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने अगवाकारी का काम भी शुरू किया अदालतों के अंदर। अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक आवाज बुलंद की तो फिर क्या हुआ, रात के रात जो है, रात के रात आपके ऊपर जो है ना वहां पर केसेस फिर बंदा को उठा लिया गया, फिर केसेस बनाए गए, फिर जस्टिस जावेद शौकत सिद्दीकी को खिलाफ जो है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हो गई। तो अब तो ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान के अवाम के सामने। और फिर ये कहते हैं कि जी मरियम नवाज ने कहा था कि वीडियो बहुत गंदी कोई वीडियो थी तो वो जो है ना तो क्यों देखती हैं, तो क्या वो आपका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नूनी ये इस तरह के सेल्स, आपको पता है ये जो खरीदो फरोख्त सियासत में ये इमरान खान करीम साहब का जहाज इस्तेमाल हुआ, जनरल फैज की जो है ना ब्लेसिंग उसके अंदर थी, बाजवा इनका सरप्रस्त था, ये सब जो आज हमें कह रहे हैं कि आपने ये किया वो किया, ये इस सारी कोशिश में खुद। अच्छा, एक रजी दादा एक बात कहता था कि ये लम्हे मौजूद में जो जराइम करते रहते हैं उसी के खिलाफ बयान भी देते रहते हैं। तो ये जो हमारे खिलाफ इन्होंने एक फर्द जुर्म आयद की सेनेटर साहब ने, मैं बिल्कुल उनका एहतराम करता हूँ, शरीफ आदमी है, पता नहीं इधर कैसे बट वहां फंस गए। वहां पर तो एक जो है ना वहां पर एक आप फिक्रा के और एक मुक्का मारे और एक प्रोग्राम के अंदर एक आप किसी तो आपको सीनियर नायब सदर बना दिया जाता है, आपको कौमी असेंबली की टिकट दी जाती है। ऐसी जमात पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगी बिनेश कि आप एक मरकज साहब ने आप मुझे बताएं। ऐसी बातें ना करें। जो हुमायूं मेमन साहब हैं वो भी सेनेटर हैं, सेनेटर भी बहुत बड़ी चीज होती है। अभी सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, अभी आपको पता नहीं है कि सेनेटर कितनी बड़ी चीज होती है। तो ऐसे बगैर नहीं वो बगैर किसी किस्म की बदतमीजी लेकिन एक मुक्के के ऊपर वो सीनियर नायब सदर नहीं बन सके ना, ये मेरी बात में प्रॉब्लम ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि मेमन साहब बात तो बहुत दूर तक निकल गई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें इस ब्रेक के बाद। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मेमन साहब आई एम श्योर कि आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, वैसे भी कुछ जातियात पर भी बात रिस्पॉन्ड कर दिया जाए। मेरा सवाल साथ में सेनेट के हवाले से जरूर जोड़ लीजिएगा। सर आप तो सेनेटर भी हैं, आप तो मुतमईन है ना जो भी सेनेट में हुआ, मतलब कि पंजाब से नून लीग ने जीतना था, नून लीग जीत गई। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीतना था, पीपल्स पार्टी जीत गई। कुछ जो है बहुत ही ऐसे लोग भी हमें सेनेटर बनते हुए नजर आए जो कि मेरे ख्याल से इन सारी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा पावरफुल थे। तो सर उसके ऊपर भी जरा कॉमेंट कर दीजिएगा साथ ही। देखिए इस तरह है कि मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब में इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा फॉर्म 47 वाले जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। तो
और आपने देखा होगा बाज लोगों ने उनको मुबारकबाद भी दी है कि अगर फॉर्म 47 के तहत आप लोग ना आए होते तो शायद आप लोग ना जीतते। उसके अलावा देखिए असल बात यह है कि जिन लोगों को इन लोगों ने वोट दिया है वो लोग इनकी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। वो इनकी पार्टी को इतना लो समझते हैं कि वो समझते हैं कि हम इसमें शामिल ही नहीं हो जाए, और इनके अपने लोग सोच रहे हैं कि यार इनको वोट किसने दिया है कि इनको सेनेटर बना दिया है, और वोट इन्हीं लोगों ने दिया है। ये तो इन लोगों की हालत है। इनके अपने उसमें कोई बंदा इस काबिल नहीं था, इनकी पार्टी में कोई बंदा इस काबिल नहीं था कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन सके। इनकी पार्टी में कोई बंदा इस काबिल नहीं था, या ये खुद लेकर आते। जैसे मैं इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर में उन पे कोई वो तनकीद नहीं करता। वो एक प्रोफेशनल बंदे, उसको लेकर आए, बाहर से लेकर आए, अच्छी बात है, मैं उन चीजों पे नहीं करता। लेकिन ये बाकी पोस्ट तो पॉलिटिकल पोस्ट होती है, ये तो आप अपने लोगों को लेकर आते हो, या जो आपके साथ होते हैं उनको लेकर आते हो। ठीक है, आप अगर उसको किसी को लेकर आने उसके काम आप एडवाइजर बना लो, आप उसको सीधा सीधा मिनिस्टर बना रहे हो, ठीक है, मान लेते, क्योंकि इनकी अपनी वो कारकर्दगी इस किस्म की है। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम इसका नहीं है इमरान। लोगों की कारकर्दगी पंजाब में बहुत अच्छी थी, आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन मोहसिन नकवी की बात हो रही है ना, वो तो सेनेटर बन गए। वो कह रहे मोहसिन नकवी को इसलिए लाए क्योंकि उनकी पंजाब में कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। मोहसिन नकवी की पंजाब में कौन सी कारकर्दगी थी? ये कारकर्दगी थी कि उन्होंने औरतों को जाके जिस तरीके से घसीट कर लेकर गए, जिस तरीके से उन लोगों ने चादर और चार दीवारी को पमाल करते हुए एक औरत जो कि तकरीबन 80 के करीब है या 75 के करीब है, उसके जाके उसकी गिरबान में हाथ डाला है, ये कारकर्दगी है। अगर इस बेसिस पे ये लोग देते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। फिर तो हम कहते हैं कि इनको चाहिए कि कच्चे के डाकू वालों को भी अपना कोई डिफेंस मिनिस्टर बना लें या कोई और बना लें, क्या कह सकते हैं, कोई और मिनिस्टर दे दे उनको, वो भी इनके लिए कर लेंगे। होम मिनिस्टर बना दे उनको, पंजाब का होम मिनिस्टर बनाते, वैसे भी कच्चे का एरिया जो है वो पंजाब के साथ भी एक तरफ से लगता है, वहां से लेकर आ जाए उनको। देखिए ये चीज नहीं होती, आप इस तरीके की बातें नहीं करते होते, ठीक है। रही बात ये तो इलेक्शन की, तो आप ये भूल जाएं कि ये इस काबिल थे कि अवाम ने इनको रद्द किया है। अवाम ने इनको जिस ये बाहर से लेकर आए थे, सब कुछ करा के लाए थे कि हमारी बात हो गई 0% रिस्क पे और सारी चीजें। और ये याद रखिए, आज कौन कह रहा है कि हम लोग हुकूमत नहीं बनाना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते? जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, ये आप इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, राना सनाउल्लाह जिसने इमरान खान के बारे में सबसे वो भी कहने पे मजबूर हो गया कि इमरान खान के ऊपर सारे केसेस गलत हैं। उसने भी इस चीज का एतराफ किया कि जल्दी के केसेस बनाए हैं, सही नहीं बनाए हैं। या उसने कहा, मैंने नहीं कहा। जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं कि ये इनको जिताया गया है और इनसे हुकूमत बनाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि इवन उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की, शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से बात की, मियां नवाज शरीफ ने भी इसकी कहा था कि हमें नहीं बनाना चाहिए। ये क्यों बना रहे हैं? ये भी तो किसी के इन्फ्लुएंस में है ना। ये सारी चीजें, इसका जवाब ले लेती हूँ मेमन साहब, अभी आपको इसी चीज का जवाब लेके दे देती हूँ, बिकॉज आई हैव टू रैप इट अप। मुश्ताक मिनार साहब जरा इसका जवाब दे दीजिए भाई, कि सारा कुछ आप लोगों से जबरदस्ती कराया जा रहा है और पावर आपके पास कुछ नहीं है। सर देखिए जी, बात यह है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर सरहद जो है ना, NWFP या KPK जिसको कहते हैं, वो अली अमीन गड्ढा, और जिसके ऊपर ही तो शराब बरामद हुई, जिसके ऊपर वहां पर एक पूरा केस चल रहा था कि वो कोई खातून का मामला था, जिसकी शोहरत इस तरह थी कि एक बदमाश आदमी की जैसे शोहरत होती है। मुझे ये बताएं, कोई इस तरह के लोगों को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं? मोहसिन नकवी ने तो बहुत अच्छा काम किया। आप देखें कि जिस अरसे के दौरान उसे निगरान वज़ीर आला रखा, तो उसकी एक मुल्क को जरूरत है अच्छे लोगों की। मैं कहता हूं कि वो अच्छे लोग अगर किसी भी जगह से आपको मिले तो वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए अगर 24 घंटे को देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को जिस तरीके से इमरान खान और उस फितने ने और फैज ने और बाजवा ने जिस मुकाम तक पहुंचाया हुआ, वहां पर तो मैं कहता हूं कि हमें 24 घंटे काम करने वाले लोगों की जरूरत है। और मोहसिन नकवी उन लोगों में शामिल है कि जो 24 घंटे काम करता है। इसलिए आप ये देखें कि आपकी पार्टी में ऐसा कोई नहीं था जो 24 घंटे काम करता है, या आप मोहसिन नकवी साहब से कहते हैं कि आपकी पार्टी में वो ज्वाइन कर लें? आपको चाहिए महमूद खान और आपको चाहिए गन्नापुर, आपको काम वाला बंदा नहीं चाहिए, बुजार चाहिए आपको। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को फ्रेश शो लेकर के हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।